यस बेटा, चैप्टर 1 10th क्लास का हमारा है रियल नंबर्स। चैप्टर 1 हमने 9th में पढ़ा था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर्स के बारे में हम काफ़ी स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं। पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 to इन्फिनाइट। फिर हम होल नंबर्स पढ़ते हैं। होल नंबर्स किनको बोलते हैं? 0 to इन्फिनिटी। उसके बाद हम इंटीजर्स पढ़ते हैं जिसमें हमारे 1 to इन्फिनिटी होते हैं, -1 to इन्फिनिटी होते हैं, +0 होता है। फिर हमने रैशनल नंबर पढ़े जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर पढ़े, जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आता है यहाँ पे इस रियल नंबर्स में? हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर 10th क्लास में। आपने 6 to 8 क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? सपोज करो 9 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो करेंगे हम कैसे? 2 4 जा 8, 1 आपका रिमाइंडर होगा। यहाँ पे हम 2 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये आपका क्या होता है? 9 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। 4 आपका क्वोशिएंट और 1 आपका क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम किसको बोलते थे हम? एक फॉर्मूला होता था हमारा यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बेटा हमारा एक फॉर्मूला होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम ही है जो हमने 6 to 8 में पढ़ा है। उसको एक तरह से रीस्टेटमेंट करके बोला गया है, दूसरे तरीके से उसको बोला गया है। लेकिन क्या होता है, वो हमारा एक जो हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम है वही है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट? if a and b are two positive integers, ठीक है, if a and b are two positive integers, their exit unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r। मतलब अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनमें आपस में यहाँ पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपके दो यूनिक इंटीजर एग्जिट करेंगे क्यू और आर, और जिनमें कंडीशन क्या होगी? जो आपका आर है वो 0 के इक्वल या उससे ज्यादा और बी से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो ये डिवीजन एल्गोरिथम ही है। किस तरह से? आपने ए को बी से डिवाइड किया, जब आप ए को बी से डिवाइड करोगे तो कुछ आपका क्वोशिएंट आएगा, उसको इन्होंने क्यों बोल दिया है, और आपका रिमाइंडर आएगा। अब जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल आ जाता है या 0 से ज्यादा होगा, और कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज करो यहाँ पे ये आपका डिवीजर है, यहाँ पे रिमाइंडर इससे कम आया, या तो 0 आएगा या इससे कम आएगा। सपोज करो अगर ये 2 आ जाता तो क्या हम डिवाइड को यहाँ पे रोक देते? अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 होता तब तो हम आगे डिवाइड करते ना इसको, यहीं पे थोड़ी ना प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता। अगर हमारा 3 आता तब भी हम क्या करते? इस प्रोसेस को आगे कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। हम इसको कब रोकते हैं? जब आपका रिमाइंडर डिवीजर से कम आ जाए। तो जो आपका रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज डिवीजर से कम होता है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। बी क्या है यहाँ पे? डिवीजर। ए क्या है? डिविडेंड। तो क्यू और आर दो आपकी ये क्वोशिएंट हो गया, आर क्या हो गया? रिमाइंडर। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इसको, लेकिन ये हमारे सिलेबस से हट गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसके बारे में बता दिया है। और इस पे आपके बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 and 5, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस आपके क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 है, इनको हमें नहीं करना है। ठीक है, अब बात आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें समझना है कि एल्गोरिथम वर्ड का मतलब क्या होता है। ये हमारा कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप टू प्रोसीड अ
solve an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. मतलब अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो उसको सोल्व करने के जो हमारे वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप की जो सीरीज होती है उसको हम एल्गोरिथम बोल रहे हैं. माना मैं किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप वाइज वो सोल्व होती है, तो वो जो स्टेप्स की सीरीज होती है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं. ठीक है. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. एचसीएफ क्या होता है? वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो उनको डिवाइड कर देता है. जैसे मैं 6 और 18 का एचसीएफ की बात करूं तो 6 और 18 का जो भी एचसीएफ आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो उन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा. ठीक है. तो एचसीएफ फाइंड करना आपको आता होगा. छोटी क्लासेस में हम सीखते हैं किस तरह से एक तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं और एक हम प्राइम फैक्टर निकाल के करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था आपका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं? सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. हमें ए एंड बी का एचसीएफ फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? ए और बी के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे. तो जब इनको अप्लाई करेंगे यानी कि ए को डिवाइड करेंगे बी से तो आपका कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा. ये फर्स्ट स्टेप है. अगर फर्स्ट स्टेप में आपकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बी. अगर आपने ए और बी का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, आपने ए को बी से डिवाइड किया, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, आपने ए को बी से डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर 0 आ गया वहीं पे, तब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बी, जिससे हमने डिवाइड किया, डिवीजन. लेकिन सपोज करो फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब आप क्या करेंगे? बी और आर में यहाँ पे इसको यू बोल दें. ठीक है. आपने पहला स्टेप में डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तब तो आपका डिवीजर ही एचसीएफ हो जाएगा. लेकिन सपोज करो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब आप रिमाइंडर से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइजर को. ठीक है. तब डिवाइड करोगे. सपोज करो कुछ क्वोशिएंट आया और नेक्स्ट आपका दूसरा कुछ रिमाइंडर आएगा. अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला डिवीजर एचसीएफ हो जाएगा. अगर यहाँ पे भी आपका 0 नहीं आया तब आप क्या करोगे? जो रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड करोगे डिवीजर को. जैसे हमने यहाँ पे जो डिवीजर था उसको डिवाइड किया रिमाइंडर से, अब यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है उससे डिवाइड करोगे इस डिवीजर को. तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे कब तक? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए. जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा दोनों नंबर का एचसीएफ होगा. ये एचसीएफ का डिवीजन मेथड ही है और इसको यहाँ पे क्या बोला है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है. आप ये नहीं करते थे, सपोज करो आपको 16 और 32 का एचसीएफ फाइंड करना है, 16 और 56 का एचसीएफ फाइंड करना है, 16 एंड 56 का. ये भी डिवीजन फाइंड करने का आपका मेथड होता है, डिवीजन मेथड. हमने छोटी क्लासेस में क्या है, तो हम क्या करेंगे? 16 से इसको डिवाइड करते थे, छोटे नंबर से बड़े को. कितनी बार जाएगा? 61 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48. टेबल भी याद नहीं है. 16 4 जा 60. ठीक है. 64 आएगा हमारा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा इससे. आपको अभी 16 के भी टेबल याद नहीं है, इसी वजह से बेसिक कैलकुलेशन कमजोर हो जाती है हमारी. तो 16 3 जा करते हैं, 16 3 जा क्या आ गया? 48. कितना करेंगे? माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो आपका 8 आएगा. अब देखो हमने 56 को 16 से डिवाइड किया लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया. अगर यहीं पे रिमाइंडर 0 आ जाता तब हमारा 16 एचसीएफ हो जाता दोनों का. नहीं आया तब क्या करते हैं? देखो ये रिमाइंडर हो गया, आर की वैल्यू हो गई, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए और ये आपका क्यू हो गया. तब मैंने क्या बताया कि जो आपका डिवाइजर था बी उसको डिवाइड करो आर से.
तो फिर हम यहाँ पे 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, इस तरह से करते थे ना ये डिवीजन मेथड अप्लाई। 8 2 जा 60, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो 8 आपका एचसीएफ हो गया, किसका? 16 and 56 का। The HCF of 16 and 56 is equals to 8। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसके हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन पता चलता है हमें इस फॉर्मूले से। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के सपोज करो a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द एचसीएफ ऑफ ए बी, a, b का मतलब क्या लिखा है? एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, दो नंबर्स हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका एचसीएफ फाइंड करो, उनका एलसीएम फाइंड करो और दोनों का प्रोडक्ट करो। उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? जितना उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। अभी इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपने 16 और 56 हैं, ये दो नंबर करे थे, इनका एचसीएफ कितना आया था आपका? 8। इनका एलसीएम फाइंड करके बताओ मुझे क्या आएगा एलसीएम। एलसीएम आता है, इस तरह से फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, इस तरह से करो इसको। टू 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 से आऊंगा 112। तो 112 इसका आपका एलसीएम आ गया। अब ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आपका इक्वल आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आया? अब दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करके वही आता है जो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा इसमें, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 तक हो गया है। 1.2 में क्या आता है हमारा? देखो, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है हमारी। इसमें क्या है, आपने कंपोजिट नंबर पढ़े थे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, छोटी क्लासेस में। बता सकता है कोई प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़े थे हमने, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम पता है किसी को? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे आपका 2 है, 2 के केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2। आपका 3 है, 3 के भी केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3। एक तो 1 और एक इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब वो खुद। एक आपका 5 है, 5 के भी दो फैक्टर होते हैं, 7 के भी दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, और वो दो भी कौन से? एक तो 1 और एक इटसेल्फ, खुद, यानी कि वो खुद। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपका 4, 3 फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 4। आपका 6, ठीक है, मतलब कि जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? कंपोजिट। भाई प्राइम में क्या है? प्राइम की क्या डेफिनेशन है कि केवल दो फैक्टर होंगे, और कंपोजिट की क्या है कि दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा? कंपोजिट। और जो कंपोजिट नहीं होगा वो क्या होगा? प्राइम। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारी क्या कहती है? जैसे 64 हमारा एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, आते हैं आपको इस तरह से प्राइम फैक्टर फाइंड करने, ये हमने किया है छोटी क्लासेस में। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 64 के प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 इसका फैक्टर है।
64 का, लेकिन 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे 64 का फैक्टर 4 भी होगा, 4 भी इसको डिवाइड कर देता है। फैक्टर 2 होते हैं जो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो इसका फैक्टर 4 भी है, लेकिन हम 4 को प्राइम फैक्टर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे प्राइम फैक्टर? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? वो फैक्टर जो प्राइम नंबर भी होता है। जैसे 2 इसका फैक्टर है, लेकिन 2 प्राइम नंबर भी है, तो 2 को हमने क्या बोला, प्राइम फैक्टर। तो 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, या इसको हम 2 की पावर 6 बोल सकते हैं। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या बताती है, क्या इसका स्टेटमेंट होता है? एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि हम एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये 64 था, 64 को मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, ठीक है। अगर 64 का प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है तो 64 के प्राइम फैक्टर में 2 ही आएगा। ये नहीं कि अगर मैं किसी और मेथड से करूं तो 64 का प्राइम फैक्टर 3 भी ला सकता हूं, या 64 का प्राइम फैक्टर 5 भी ला सकता हूं, ठीक है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इनफैक्ट बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे आप ले लो 50 ले लो, 50 के मैंने फाइंड करे 25, 5 और 5। तो 50 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है आपके? 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इस बार मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दिया, 10, 5 टू द 10, 2 1 जा 1। तो इस बार भी देखो क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, 2 5 5, यहाँ पे 5 5 2, ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन देखो प्राइम फैक्टर वही आ रहे हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहा था, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहा है। यही तो फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि देखो हमने अलग अलग मेथड से किया, लेकिन प्राइम फैक्टर सेम आए, 2 और 5, बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर वही रहेंगे चाहे हम किसी भी मेथड से करें, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। उसके बाद आता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इस पे आपकी बेस है एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। देखो बेटा इसमें क्या है, 1.3 में आपकी एक थ्योरम आती है जिसका हमें प्रूफ नहीं करना है, स्टेटमेंट देखना है केवल। इफ P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, P आपका एक प्राइम नंबर है, एंड A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो समझते हो ना, 1 से लेके इन्फिनाइट तक। P आपका एक प्राइम नंबर है, A आपका पॉजिटिव इंटीजर है। थ्योरम कहती है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर P क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, A क्या है, P क्या है, प्राइम नंबर, P फॉर प्राइम, मतलब P की जगह कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, और A की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड भी कैसा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर P A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो P A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर P A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो P A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये हमारी थ्योरम बोलती है। इस थ्योरम का यूज करके हम क्या फायदा होता है इस थ्योरम को, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 उनको प्रूव करते हैं कि √2 √3 एक इरेशनल नंबर है, इस थ्योरम का यूज करते हुए, ठीक है।
थ्योरम समझ में आई? अगर p प्राइम नंबर है, a पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? इरेशनल नंबर बेटा हमने पढ़े थे और 9th क्लास में उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमने 9th में पढ़ा था, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमने किसी रैशनल नंबर को डिवाइड किया। सपोज करो आपका एक रैशनल नंबर है 2/7, यहाँ पे हमने 2 को 7 से डिवाइड किया और कुछ स्टेप के बाद डिवाइड खत्म हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। यानी कि वो टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। लेकिन कुछ डिवाइड में क्या होता है, अगर हम डिवाइड करते हैं वो खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है हमारा नीचे तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों बोलते हैं? कि उसमें आपका रिमाइंडर दोबारा से रिपीट होने लगता है। ठीक है, जैसे 1/3 है तो 1 से 3 को हम डिवाइड करेंगे 0.033 9, 1 आ गया। फिर करेंगे 3 3 यहाँ पे पॉइंट से 0 3 3 9 1। अब देखो ये जो डिवाइड है ये कभी खत्म नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर 1 ही आता जाएगा, रिमाइंडर 1 आता जाएगा, फिर एंड में 3 रिपीट होता जाएगा, तो ये खत्म नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें रिमाइंडर और क्यूसेंट रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। तो जो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब बात ये आती है कि अगर हमें ये मालूम करना है, हमें कुछ भी कोई भी रैशनल नंबर दिया है और हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। भैया डिवाइड करके तो चेक कर सकते हैं कि किस में खत्म हो रहा है किस में नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन हम बिना डिवाइड करे भी चेक कर सकते हैं। कैसे? बिना डिवाइड करे भी हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमें क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमीटर को देखना है, उसके डिनोमीटर को, उसका डिनोमीटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे, जैसे ये आपका 17/8 एक रैशनल नंबर दे दिया, आपसे कहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन करे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो किससे पता चलता है? जो उसका डिनोमीटर है हमें उसके प्राइम फैक्टर करने हैं, डिनोमीटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। डिनोमीटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म के आने चाहिए, जहां पे n और m क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है कि आपको 8 के प्राइम फैक्टर करने हैं डिनोमीटर के। अगर डिनोमीटर के प्राइम फैक्टर में या तो 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, या केवल 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैंने 8 के प्राइम फैक्टर करे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही आया, केवल 2 आया, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। सपोज करो यहाँ पे 25 आता, 25 का मैं करता तो क्या आता? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो क्या आया? केवल 5 आया, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। सपोज करो नीचे 50 होता, ठीक है, तब क्या हो गया आपका? 2 और 5 दोनों आगे, तब भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपका 210 है, इसके आप करो तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 ये 5 से जाएगा आपका, या 3 से भी जा सकता है, 3 3 जा 9 1 और 3 5 जा 15। अब 5 7 जा 35, 7 1 जा 5। अब इसमें देखो, इसमें आपको फिर ये नहीं देखना है कि देखो 2 भी आ गया 5 भी आ गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसमें 3 और 7 आ गया।
मैंने शुरू में ही क्या बोला था कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में केवल एक वर्ड यूज किया था, केवल मतलब ओनली 2 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, या ओनली 5 होना चाहिए, या ओनली 2 and 5 होने चाहिए। या तो बस 2 ही आना चाहिए प्राइम फैक्टर में, या केवल 5 आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और आ गया, जैसे 3 और 7 आ गया, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कर लोगे ना पहचान? देखो ये प्राइम फैक्टर करने तो आते ही होंगे सभी को, डिवाइड ही तो करना होता है इसमें। जो डिवाइड करके आता है उसको नीचे लिखते जाते हैं। कब तक करते हैं? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बस प्राइम फैक्टर चेक करने हैं। अगर प्राइम फैक्टर में 2 या 5 या दोनों आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग, और अगर 2 5 के अलावा कोई सा भी आ गया, उसमें फिर ये नहीं सोचना है कि 2 और 5 तो आ गया, जैसे ये था 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 और 7 भी तो आ गया। हमें क्या चाहिए? केवल 2 और 5। तो ये क्या हो जाता है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। इस पे बेस है आपकी एक्सरसाइज 1.4। तो ये आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चंस आप करोगे, जो भी डाउट है वो मुझसे